हेलो दोस्तों, मैं दीपलाल सर आप सभी को मागां की एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को मछली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह हैं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 20वीं शती के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2-1 कहानियां भी सामने आई थीं। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थीं और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयः संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंगभेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मितकथन से उपजी सादी भाषा में हैं। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदें पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाएं। झोले में 3 मछलियां थीं। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थीं। झोले में उनकी तड़प के झटके में जब तब महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। थे 4
नहानघर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियां उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहानघर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट को मुट्ठियों से दबा दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देख न। नहीं काटेगी, संतू ने इनकार करते हुए कहा। मैं तो छू रहा हूं, मुझे तो नहीं काटती। ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंककर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दासी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहानघर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थीं। संतू तू इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। और पास से देख, परछाई दिखती है, समझाते हुए मैंने उससे कहा। दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था। कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा। और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। चह चह मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी दुहक से मैंने कहा। भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी।
पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहां वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थीं। माँ वहां नहीं थी। शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं। आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है। 3 हैं। एक शायद मर गई है। उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दासी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवटे लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था।
शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। शायद मां अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थीं। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़कर कहा, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी।